इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर एंड किया था, यानी जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स था उसको हमने पढ़ा था। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। तो देखिए, जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो एक तरीके का टेबल लैंड है, और यहाँ पर आपको ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलते हैं, यानी पुराने क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलते हैं। तो ये चीज़ तो आप समझ गए, लेकिन यहाँ पर टेबल लैंड को आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर ये टेबल लैंड क्या होता है। तो देखिए, टेबल लैंड को सिंपली हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से टेबल होता है, कि बिल्कुल टेबल आप मान लीजिए अपने रूम में रखते हैं, तो क्या क्या होता है, रूम का सरफेस काफ़ी लो होता है, फिर और टेबल जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके का स्ट्रक्चर हमारा प्लेटू का भी होता है। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर है। तो एग्जाम्पल मैं आपको एक दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जैसा कि इमेज आप देख सकते हैं, इसमें एक तरफ बिल्कुल लो लैंड है, बिल्कुल फ्लैट लो लैंड है, लेकिन वहीं जो हमारा प्लेटू रीजन है वो बहुत बहुत ही अचानक एकदम राइज हो गया, बहुत ही ऊंचा उसका सरफेस है और उसका राइज बिल्कुल फ्लैट है। तो इसी को हम टेबल लैंड कहते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारे पेनिनसुलर प्लेटू का भी है। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो आखिर इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था गोंडवाना लैंड से, जब टूट कर ये पूरा हिस्सा जब ड्रिफ्ट हुआ, तो इस वजह से तो जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था वो जब टूटा तो उसी से इसका फॉर्मेशन हुआ। और ये ओल्डेस्ट जो लैंडमास है उसका एक हिस्सा है। और ये जो प्लेटू है इसके बहुत ही ब्रॉड, इसमें बहुत ही आपको ब्रॉड और शैलो वैलीज मिल जाते हैं, राउंडेड हिल्स मिल जाते हैं। ये सभी इस रीजन में मौजूद है, पेनिनसुलर प्लेटू में मौजूद हैं। और ये देखिए, ये जो पूरा पेनिनसुलर प्लेटू है इसके हम दो ब्रॉड डिविजन्स कर सकते हैं, दो हिस्सों में बांट सकते हैं, जिनका नाम है सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। तो इन दोनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हिस्सा है पेनिनसुलर प्लेटू का जो कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, उसे हम जिसमें कि आपका मालवा प्लेटू आ जाता है, उसको हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। और ये जो रीजन है इसके आपके साउथ में आपको विंध्या रेंज मिल जाता है, और इसके नॉर्थ वेस्ट में आपको अरावली मिल जाता है। और इसका जो फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो आपको सैंडी और रॉकी डेजर्ट जो है राजस्थान का रेगिस्तान, वहाँ पर जाकर मिलता है। और इसमें जो नदियाँ बहती हैं इस रीजन में वो हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और इसका जो एक तरीके से स्लोप है, इन नदी का जो बहाव है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। और इसी से हमें पता चलता है कि इस पूरे रीजन का स्लोप कैसा है। तो इस पूरे रीजन का स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट मैंने कह दिया। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा इमेज के जरिए देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इमेज है इंडिया का, और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका नर्मदा रिवर है। तो यहाँ पर आपका ये नर्मदा रिवर है, तो इसके ऊपर ये जो पूरा इलाका है ये आपका हो जाता है सेंट्रल हाईलैंड। और इस नर्मदा रिवर के नीचे जो ये जो पूरा इलाका है ये आपका हो जाता है डेक्कन प्लेटू। तो इसी को जो हमारा पूरा पेनिनसुलर प्लेटू है इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। नर्मदा रिवर इसका बॉर्डर है, सॉरी इसको दो हिस्सों में बांटता है। नीचे हो गया डेक्कन प्लेटू, ऊपर हो गया सेंट्रल हाईलैंड। और इसी को अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ये जो सेंट्रल प्लेटू है, सॉरी सेंट्रल हाईलैंड है, इसके आपके नॉर्थ वेस्ट में आपको यहाँ पर अरावली रेंज है, और इसके साउथ में आपको यहाँ पर विंध्या रेंज है। और यही आपको वहाँ पर बताया गया है कि विंध्या रेंज यहाँ पर है और यहाँ पर अरावली रेंज है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस सेंट्रल हाईलैंड से आपको चंबल नदी निकलती है, केन नदी निकलती है, यहाँ पर बेतवा नदी निकलती है, और भी बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। तो इसी चीज़ की यहाँ पर बात की गई थी हमारे टेक्स्ट बुक में। और इसी को अगर हम बात आगे करें तो जो सेंट्रल हाईलैंड है वो वेस्ट में काफ़ी वाइड है और ईस्ट में काफ़ी ये नैरो हो जाती है। तो यहाँ जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, इमेज में कि देखिए इस रीजन में यानी वेस्ट रीजन जो है वहाँ पर ये जो पूरा सेंट्रल हाईलैंड है, यानी यहाँ पर जो सेंट्रल हाईलैंड है वो काफ़ी चौड़ा है, इतना चौड़ा है। लेकिन जब ईस्ट में हम जाते हैं तो सेंट्रल हाईलैंड है वो आपको काफ़ी पतला हो जाता है। इस रीजन में देख सकते हैं काफ़ी पतला हो जाता है। तो देखिए, इस रीजन का जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इस प्लेटू का, उसे हम बुंदेलखंड और बाघेलखंड के नाम से जानते हैं, जिसका लोकल नाम यही है। और जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो इसका और भी फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, यानी इसी जो हमारा मालवा प्लेटू है या फिर जो सेंट्रल हाईलैंड है उसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है हमारा छोटा नागपुर प्लेटू। और इसमें से आपको दामोदर रिवर निकलती है। तो यहाँ पर उसको भी हम इमेज के जरिए देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो आपका रीजन है जहाँ पर मैंने ब्लैक से इसको मार्क किया, फिर से मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो पूरा रीजन है, ये रीजन
ये जो पूरा रीजन है ये आपका छोटा नागपुर प्लेटू है और ये भी आपके सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा है। और सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा जो है वो आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी देखने को मिल जाता है, यानी इस रीजन में ये जो आपका यहाँ पर ब्लैक कलर यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये रीजन जो है आपका, ये भी आपके सेंट्रल हाईलैंड का ही हिस्सा है, लेकिन वो इससे टूटा हुआ है, इससे अलग है। तो हमने सेंट्रल हाईलैंड के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं डेक्कन प्लेटू के बारे में। तो देखिए जो डेक्कन प्लेटू है वो एक तरीके का ट्रायंगुलर लैंडमास है जो कि नर्मदा रिवर के साउथ में स्थित है। तो अभी हमने मैप में देखा कि डेक्कन प्लेटू कहाँ स्थित है, और उसका साइज आप देखेंगे, स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वो आपको ट्रायंगुलर देखने को मिलेगा। और इसके नॉर्थ में, नॉर्थ बॉर्डर पर आपको सतपुरा रेंज स्थित है, और वहीं इसके आपको जो ईस्टर्न रीजन है वहां पर आपको महादेव पहाड़ियां या फिर कैमूर हिल्स या फिर मैकल हिल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसको आप चाहें तो एक तरीके से मैप में देख सकते हैं। और डेक्कन प्लेटू की अगर हम बात करें तो डेक्कन प्लेटू जो है वो उसके वेस्ट रीजन का जो हाइट है वो ज़्यादा है ईस्ट के रीजन से, और स्लोप जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है। तो ये इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए मान लीजिए ये आपका डेक्कन प्लेटू है, तो इसका जो ईस्ट रीजन है, वेस्ट रीजन है, और इसका जो ईस्ट रीजन है, तो वेस्ट रीजन में डेक्कन प्लेटू का हाइट ज़्यादा है और इसके ईस्ट रीजन में हाइट कम है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है आपके पेनिनसुलर प्लेटू का। जो वेस्ट रीजन है वहाँ पर हाइट आपको ज़्यादा है और ईस्ट रीजन में इसका हाइट कम है। तो इसको अब आगे देखते हैं। तो देखिए जो इस प्लेटू का एक एक्सटेंशन आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी देखने को मिल जाएगा, जिसे कि लोकली मेघालय या फिर कार्बी आंगलोंग प्लेटू कहा जाता है या फिर नॉर्थ काचर हिल्स कहा जाता है। और इसको एक तरीके से फॉल्ट या फिर भ्रंश के जरिए ये टूट कर अलग हो गया छोटा नागपुर प्लेटू से। और इसमें 3 आपको प्रोमिनेंट हिल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि है गारो, खासी और जैंतिया। तो इस चीज़ को मैं आपको मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये जो रेड आपको यहाँ पर मार्क देखने को मिल रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये जो है आपको गारो, खासी और जैतिया आपको पहाड़ियाँ हैं। तो इसको अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं और आगे कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। तो देखिए जो वेस्टर्न घाट्स हैं और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो एक तरीके से वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस पर स्थित हैं डेक्कन प्लेटू के। और जो वेस्टर्न घाट है वो एक तरीके से वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में है, और वो एक तरीके से कंटिन्यूअसली उसके साथ पैरेलली में ऊपर से नीचे तक है। और यहाँ पर आपको, अगर आप इन रीजन्स को पार करना चाहते हैं, वेस्टर्न घाट्स को पार करना चाहते हैं, तो आप इनको सिर्फ पासेस के जरिए ही पार कर सकते हैं। और मैप में आप चाहें तो कुछ इंपॉर्टेंट रीजन जैसे थाल, भोर या फिर पाल घाट्स को एक तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो देखिए वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट जो है वो हाइयर है ईस्टर्न घाट से। तो देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो वेस्टर्न रीजन में उसकी हाइट ज़्यादा है ईस्टर्न रीजन के मुकाबले। तो उसी चीज़ को अगर आप यहाँ पर देखें तो जो वेस्टर्न घाट है उसकी हाइट भी ज़्यादा है ईस्टर्न घाट के मुकाबले। और जो वेस्टर्न घाट है उनका एवरेज एलिवेशन है वो 900 से 1600 मीटर है। वहीं जो आपका ईस्टर्न घाट है उसका एवरेज एलिवेशन है 600 मीटर। जो ईस्टर्न घाट है वो महानदी वैली से शुरू होती है और ये नीलगिरीज तक जाती है साउथ में। और ईस्टर्न घाट की बात करें तो ईस्टर्न घाट काफ़ी डिसकंटिन्यूअस है और इरेगुलर है। उसका रीज़न यह है कि बहुत सारे रिवर्स ने इसको कई सारे जगहों से काट दिया है, कई जगहों से तोड़ दिया है बे ऑफ बंगाल में। और जो वेस्टर्न घाट है वो एक तरीके से ओरोग्राफिक रेन को कॉज करते हैं। उसका रीज़न यह है कि जो विंड होता है जो कि मॉइस्ट एयर को अपने साथ लाता है वो वेस्टर्न स्लोप से टकराकर इस रीजन में काफ़ी बारिश कराता है, काफ़ी वर्षा कराता है। और जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनको बहुत सारे अलग अलग लोकल नाम से भी जाना जाता है। और जो हाइट है वेस्टर्न घाट्स का वो एक तरीके से इंक्रीज करता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इस चीज़ को भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैप से। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न घाट है ये रीजन हो गया, ये रीजन वेस्टर्न घाट यहाँ पर। तो इसमें आप देखेंगे कि जो नॉर्थ है इससे साउथ की तरफ आप जाएंगे तो इसका हाइट इंक्रीज करते जाएगा। जैसे ये मान लीजिए नॉर्थ रीजन है और ये साउथ रीजन है, तो ऐसे ऐसे जैसे ही आप बढ़ते जाएंगे तो इसका जो हाइट है वो बढ़ते जाएगा। इस तरीके से हाइट बढ़ते जाएगा। और जो हाईएस्ट पीक है इस रीजन में वो है अनाईमुड़ी, डोडाबेटा, और इनकी हाइट है 2695 मीटर्स, 2637 मीटर। इसके बाद महेंद्रगिरी, ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट में। और इसके अलावा आपको शेवरोय हिल्स या फिर जावेदी हिल्स, ये एक तरीके से ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट रीजन में स्थित है।
इसके अलावा आप दूसरे जो फेमस हिल स्टेशन है जैसे कि ऊटी हो गए, कोडाई कनल, इन सभी को भी लोकेट कर सकते हैं। मैप में आप चाहे तो देख सकते हैं। और देखिए एक जो सबसे अलग फीचर है पेनिनसुलर प्लेटू का, वो ये है कि यहाँ पर आपको ब्लैक सोइल देखने को मिलता है, जिसे कि हम एक तरीके से डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं। और ये एक तरीके से क्रिएट हुआ था वोल्केनिक ओरिजिन की वजह से। और उसकी वजह से हम देखते हैं वोल्केनिक ओरिजिन की वजह से हम जानते हैं कि इग्नियस रॉक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और तो एक्चुअली जो ये जो रॉक है ये कई सालों तक, कई लाखों सालों तक एक तरीके से टूट कर, या फिर हम कह सकते हैं काफ़ी समय से प्रोसेस होकर ये एक तरीके से ब्लैक सोइल का इन्होंने निर्माण किया है। और जो अरावली हिल्स हैं वो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन पर स्थित है पेनिनसुलर प्लेटू के। और ये जो एक तरीके से रीजन है, और ये जो हिल्स है ये काफ़ी इरोड हो चुके हैं और काफ़ी एक तरीके से ब्रोकन हो चुके हैं कई जगहों पर, कितने सालों तक प्रोसेस होने की वजह से, विंड की वजह से और भी दूसरी चीज़ों की वजह से। और ये जो है ये एक्सटेंड करते हैं गुजरात से दिल्ली तक, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इंडियन डेजर्ट के बारे में। तो देखिए जो इंडियन डेजर्ट है वो अरावली हिल के वेस्टर्न रीजन्स में लाई करता है, वेस्टर्न डायरेक्शन में लाई करता है। और ये एक तरीके का अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन है, और यहाँ पर आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिल जाते हैं। और इस रीजन में बहुत ही कम बारिश होती है, करीब 150 mm से भी कम होती है। और यहाँ पर आपको एरिड क्लाइमेट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर वेजिटेशन का कवर जो है वो भी काफ़ी लो है। और यहाँ पर जो स्ट्रीम्स हैं वो अपीयर होती हैं रेनी सीजन में, लेकिन ये तुरंत ही गायब हो जाती हैं, तुरंत ही डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको इतना पानी नहीं मिलता कि ये सी तक पहुँच सके या फिर आपको समुद्र तक पहुँच सके। और इस रीजन में लूनी जो है वो सबसे बड़ी नदी है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एकमात्र बड़ी नदी है जो कि इस रीजन में बहती है। और यहाँ पर आपको बरकान आपको देखने को मिल जाएगा, और ये एक तरीके का क्रिसेंट से ड्यून्स होते हैं, सैंड ड्यून्स, जो कि एक तरीके बहुत बड़े हिस्से को कवर करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। और ये आपको इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आप जब जैसलमेर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बरकान्स काफ़ी बड़ी संख्या में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कोस्टल प्लेन्स को। तो देखिए जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसके कॉर्नर में, यानी इसके बिल्कुल बगल में आपको नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि अरेबियन सी के एक तरीके से पैरेलली चलते हैं वेस्ट में, और बे ऑफ बंगाल के पैरेलली चलते हैं ईस्ट में। तो देखिए जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो कि एक तरीके से वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है, वो एक तरीके का नैरो प्लेन है। और इसमें आपको 3 सेक्शंस हो जाते हैं, 3 सेक्शन, 3 हिस्सों में हम इसको बांट सकते हैं। इसमें जो नॉर्दर्न हिस्सा है उसको हम कोंकण कहते हैं, जो कि मुंबई से गोवा तक है। सेंट्रल हिस्सा जो है उसे कन्नड़ प्लेन कहते हैं, और जो साउदर्न हिस्सा है उसे हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। और इसके साथ ही जो प्लेन्स है आपके बे ऑफ बंगाल रीजन में मौजूद, वो काफ़ी वाइड हैं, काफ़ी चौड़े हैं, और उनका जो लेवल है वो काफ़ी समतल है। और जो नॉर्दर्न पार्ट जो है इसका, उसको कहा जाता है नॉर्दर्न सिरकार, और वहीं जो साउदर्न पार्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। और इसके साथ ही जो बड़ी नदियां हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी ने इस पूरे रीजन में इस कोस्ट पर बहुत ही बड़े बड़े डेल्टा क्रिएट कर दिए हैं। और लेक चिल्का जो है वो एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ईस्टर्न कोस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको जान लेनी चाहिए कि जो चिल्का लेक है वो इंडिया में लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है, और ये उड़ीसा में स्थित है, जो कि एक तरीके से महानदी डेल्टा के साउथ में है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आइलैंड्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर हमने इंडिया के बहुत बड़े रीजन्स को हमने कवर कर लिया, जो मेनलैंड है उसको कवर कर लिया, हिमालयस को कवर कर लिया, नॉर्दर्न प्लेन को कवर कर लिया, पेनिनसुलर प्लेटू सब कवर कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं आइलैंड्स के बारे में। तो देखिए जो इसके अलावा जो रीजन है, इन सभी रीजन्स के अलावा मेनलैंड इंडिया के अलावा इंडिया के पास दो ग्रुप्स में आइलैंड है। 2 ग्रुप्स कहने का मतलब है कि जितने भी आइलैंड्स हैं उनको हम मेनली 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला तो आपका लक्षद्वीप हो गया, और दूसरा आपका अंडमान एंड निकोबार हो गया। तो आप चाहें तो लक्षद्वीप जो आइलैंड है उसको लोकेट कर सकते हैं मैप पर, जो कि मालाबार कोस्ट है केरला का, उससे काफ़ी नज़दीक है। ये जो ग्रुप है आइलैंड का, यहाँ पर आपको बहुत ही स्मॉल कोरल आइलैंड्स देखने को मिल जाते हैं। और शुरुआत में पहले इन्हें लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमिनिटी कहा जाता था।
1973 में इनको रीनेम किया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा और इसको फिर नाम दिया गया था लक्षद्वीप। तो देखिए ये जो पूरा रीजन है यानी लक्षद्वीप जो है ये कवर करता है 32 स्क्वायर किलोमीटर, और कावरती जो है वो एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। और ये जो आइलैंड है इसमें आपको बहुत ही आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी फ्लोरा और फौना का। और इसके साथ ही जो पीटी आइलैंड है जिसमें कि लोग एक तरीके से रहते वो अनइनहेबिटेड है यानी वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी है। तो यहाँ पर देखिए कोरल्स के बारे में बताया कि आप चाहें तो पढ़ लें, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। और एक तरीके से इसके साथ ही अगर आप देखें बे ऑफ बंगाल में तो आपको एक लंबा चेन देखने को मिलेगा आइलैंड्स का। और ये जो पूरा रीजन है, ये जो आइलैंड का ग्रुप है इसे हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और इनकी जो साइज है ये काफ़ी बड़ी है, इनकी साइज बड़ी है और इसमें या इस ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा संख्या में आपको आइलैंड्स मिलते हैं और ये काफ़ी एक तरीके से अलग थलग है। और ये जो पूरा इंटायर रीजन है इसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम बांटते हैं, यानी पूरे आइलैंड ग्रुप को दो हिस्सों में हम रख सकते हैं। पहला तो अंडमान हो गया जो कि नॉर्थ में है और निकोबार जो कि साउथ में है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो आइलैंड्स हैं ये सबमरीन माउंटेन्स के एक हिस्से हैं। तो सबमरीन माउंटेन्स क्या होते हैं ये भी आप चाहे तो गूगल कर लें, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो देखिए ये जो आइलैंड ग्रुप्स हैं यहाँ पर आपको बहुत ही एक तरीके से स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है इन आइलैंड्स का इंडिया के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन पर हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए इंडियन ओशियन में। और इस रीजन में भी यानी कि इस आइलैंड ग्रुप में भी आपको बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना देखने को मिल जाता है। और ये जो आइलैंड है ये इक्वेटर के काफ़ी करीब है, इसलिए यहाँ पर आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर फॉरेस्ट कवर जो है वो काफ़ी थिक है। और यहाँ पर सिंपली आपसे कहा गया है कि देखिए यहाँ पर एक तरीके से समरी है इस चैप्टर का। अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट द यूनिक फीचर्स ऑफ ईच रीजन। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा बहुत ही अलग अलग फिजियोग्राफिक यूनिट्स के बारे में इंडिया के, और ये सभी एक तरीके से यूनिक फीचर्स बताते हैं अलग अलग इलाकों के। और इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कंप्लीमेंट्स द अदर एंड मेक द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए जो भी हिस्सा है इंडिया का वो एक तरीके से इंडिया को अमीर बनाता है उस अपने नेचुरल रिसोर्सेज से। जैसे कि माउंटेन्स की बात करें तो वो वाटर और फॉरेस्ट वेल्थ का काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो ग्रैनरीज है इंडिया का, वो एक तरीके से बेस प्रोवाइड करते हैं पहले की सिविलाइजेशन, यानी कि शुरुआत में जितने भी सिविलाइजेशन बने वो एक तरीके से उनका बेस क्या था, उनका बेस था नॉर्दर्न प्लेन्स। और इसके साथ ही जो प्लेटू है वहाँ पर आपको मिनरल्स मिल जाते हैं और वो एक तरीके से क्रूशियल रोल अदा करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री के इंडस्ट्रियलाइजेशन में। और इसके साथ ही जो कोस्टल रीजन है आइलैंड ग्रुप्स है ये एक तरीके से हेल्प करते हैं फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ में। तो इस वजह से जो डाइवर्स फिजिकल फीचर्स है वो एक उनका काफ़ी फ्यूचर पॉसिबिलिटी है और डेवलपमेंट का काफ़ी चांस है वहाँ पर। तो इसलिए यहाँ एक तरीके से इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा होप है फ्यूचर में। तो देखिए यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।